हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि मई 2023 की है और इसकी लगभग 7 से 8 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का भी सेगमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जो छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो बची हुई थी कल की क्लास में, उसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को बिना समय गंवाए हुए। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के कंटेंट्स आपको सिविल सर्विसेज के मिलते रहते हैं और आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में बहुत सारे कंटेंट को फ्री ऑफ इजीली जो है कि आप फ्री ऑफ एक्सेस कर सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, बस एक ही कॉस्ट है, वो है आपका छोटा सा प्यार, जो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी न्यूज़पेपर, मैगजीन और बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स की जाती हैं, तो प्लीज़ उसे मिस मत करिएगा। और शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला टॉपिक है हमारा जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष का अंतरण, यानी कि जो सरप्लस ट्रांसफ़र किया गया है आरबीआई के द्वारा, किसे किया गया है? गवर्नमेंट को किया गया है। तो क्या प्रारूप है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक हम देख रहे हैं, आरबीआई 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपये का अंतरण करेगा। मतलब केंद्र सरकार को जो भी अपना सरप्लस ट्रांसफ़र है वो 87,416 करोड़ करेगा, जो कि पिछले 21-22 के दौरान किए गए ट्रांसफ़र से 188% अधिक है। कितना अधिक है? 188% अधिक है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अधिशेष में वृद्धि हुई है, इसीलिए जो है कि 188% ज़्यादा कर रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि विदेशी मुद्रा की बिक्री से उच्च आय की प्राप्ति हुई है आरबीआई को, क्योंकि $1 की जो कीमत है वो 80 रुपये है और ये जो रुपए दिए जा रहे हैं ये इंडियन करेंसी में दिए जा रहे हैं, न कि डॉलर में। इसीलिए $1 की कीमत 80 रुपये है, तो वैल्यू अधिक है यहाँ पर विदेशी मुद्रा की। यूएस ट्रेजरी में विदेशी मुद्रा निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त होना। जो यूएस की ट्रेजरी होती है, जहाँ पे भारत सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा जो विदेशी मुद्रा में निवेश किया जाता है, उस पर हमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है और जब रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो हमें फ़ायदा अधिक हुआ। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना, जो फॉरेन करेंसी की जो एसेट होती है उसकी जो वैल्यूज़ है, मार्केट वैल्यूज़, उसकी जो है कि अधिक से अधिक पुनर्मूल्यांकन किया गया। और वहीं जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप मुद्रा भंडार में तालमेल बिठाना आदि। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से सरप्लस वैल्यू क्रिएट हुई, और जब सरप्लस वैल्यू क्रिएट हो गई तो ये सरकार को भी अधिक से अधिक मिला। आरबीआई को आयकर का भुगतान करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, और इसीलिए यह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47, जो कि अधिशेष लाभ का आवंटन के अनुसार अधिशेष राशि सरकार को अंतरित करता है। तो ये नियम है 1934 की जो आरबीआई एक्ट होती है, उसमें एक धारा है 47, जिसमें कहा जाता है कि जितना भी आरबीआई का जो सरप्लस अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस बार लगभग 87,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। वहीं इससे संबंधित और भी चीज़ों का अगर हम देखेंगे तो मालेगांव समिति जो 2013 में आई थी, इसकी सिफारिशों के पश्चात आगे चलकर बिमल जालान समिति द्वारा पेश की गई संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क 2014-15 के तहत आरबीआई द्वारा सरकार को किए जाने वाले अधिशेष के अंतरण में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब अगर हम 14-15 से अगर हम कंपैरिजन करें तो लगातार अब इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, और ये एक अच्छी बात मानी जा रही है। और इसके क्या लाभ होंगे, क्यों लगातार जो है कि अधिशेष जो है वो बढ़ रहा है, तो उसके लाभ क्या होंगे कि राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार चाहती है कि अपना जो राजकोषीय घाटा है उसे 2025 तक, कितना तक? 2025 तक लगभग 4.5 लाने का टारगेट किया गया है। तो घाटा तभी कंट्रोल होगा जब सरकार के पास अधिक से अधिक पैसा होगा। तो ये जो 87,000 करोड़ रुपए जो लगभग गए हुए हैं सरकार के पास, तो कहीं ना कहीं ये राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद करेंगे। और भी इसी तरीके से घाटे को और भी आगे जब ये धनराशि बढ़ती जाएगी तो ये हमें और भी मदद करेगा सरकार की। वहीं ब्याज दरों को कम बनाए रखा जा सकेगा। ब्याज दरों में जो है कि कटौती की जाएगी, सस्ते लोन मिलेंगे, और सरकार को राजस्व और कर संग्रह में जितनी भी कमी हुई है उससे पैसे की समस्या को दूर करने में भी सहायता मिलेगी। तो जो सरकार को टैक्स कलेक्शन में जो कमी देखने को मिलती है उस कमी को भी यहाँ से दूर किया जा सकेगा। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ जैसे सोने के भंडार में वृद्धि, यानी कि गोल्ड का रिजर्व जो है कि बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि 2010 से विश्व के कई केंद्रीय बैंक वार्षिक आधार पर सोने के शुद्ध खरीदार रहे हैं। भारत भी 1999 से 2021 के अंत तक सोने के 10 सबसे बड़े आधिकारिक खरीदारों में से एक रहा है। यानी कि भारत भी क्या कर रहा है, पिछले 22 सालों में 10 सबसे बड़े जो खरीदार होते हैं दुनिया के देश, उनमें भारत भी हमारा शामिल है। और आरबीआई का सोने का भंडार वित्त वर्ष 2023 में
794.64 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, यानी 794.64 मीट्रिक टन तक जो पहुंच गया है। और ये 2022 की तुलना में लगभग 5% अधिक है, 2022 से लगभग 5% अधिक है। और ऐसा क्यों हुआ कि सोने के भंडार में वृद्धि देखने को मिली? तो पहला, विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने के लिए ये एक वृद्धि के कारण थे कि सोने का उपयोग मुद्राओं से जुड़े जोखिम का प्रबंधन करने और आर्थिक उथल पुथल के दौरान स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। वहीं मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाव, क्योंकि सोना मुद्रास्फीति के कारण मुद्राओं के घटते मूल्य के विरुद्ध एक बचाव का विकल्प पैदा करता है। और वहीं पोर्टफोलियो में विविधता देखने को मिली, क्योंकि केंद्रीय बैंकों को अस्थिरता से बचाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आरबीआई के जो विदेशी मुद्रा भंडार के जो घटक हैं, उसमें विदेशी मुद्रा में कौन कौन सी चीज़ों को आरबीआई रखता है। एक तो होता है फॉरेन करेंसी की एसेट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। दूसरा वो गोल्ड को रखता है। तीसरा एसडीआर अभी हम आगे पढ़ेंगे, आईएमएफ के द्वारा एसडीआर को जारी किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। ये एक तरीके से वैल्यू का काम करता है, मुद्रा का काम करता है, लेकिन ये असल में कोई मुद्रा, कागजी नोट या सिक्के वगैरह नहीं है। ये केवल बस लेखा जोखा का हिसाब होता है, जो कि आईएमएफ के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व की स्थिति, ये उसी आईएमएफ में एसडीआर से रिलेटेड भी बात कर रहा है। तो ये था आपका सोने में जो वृद्धि हुई थी। और अगर हम आगे भी देखते हैं कि सोने की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मजबूत आर्थिक समृद्धि के कारण सोने का सुरक्षित विकल्प में महत्व बहुत कम था और साथ ही कम रिटर्न से इसे निवेश के रूप में अनाकर्षक बना दिया गया था। इसीलिए 1997 के एशियाई वित्तीय संकट और 2007-8 के वित्तीय संकट के बाद सोने के प्रति केंद्रीय बैंकों के दृष्टिकोण में बदलाव आना शुरू हुआ और लोगों ने इसका रिजर्व करना शुरू कर दिया। इसलिए भारत भी 1999 से यानी 1999 से लगातार 2021 तक लगातार रिजर्व कर रहा है और वर्तमान में 2023 में कितना हो गया है, तो 794.64 मीट्रिक टन का भंडार हो गया है। अगर हम बात करेंगे आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है, सोने का भंडार, कुल भंडार जो लगभग 800 टन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। 800 का मतलब 794.64। और आरबीआई ने पिछले 5 वर्षों से फरवरी 2023 तक लगातार अपने सोने के भंडार में वृद्धि की है और विश्व की आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की महत्ता इससे कम हो रही है। इसलिए आरबीआई ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने और उसमें विविधता लाने के लिए अपने सोने के भंडार में बढ़ोतरी की है। क्योंकि लगातार क्या हो रहा है कि डॉलर की वैल्यूज़ गिर रही है और अदर जो करेंसी होती हैं, जो एसडीआर में हम 5 प्रकार की करेंसी पढ़ते हैं, उसकी वैल्यूज़ बढ़ रही है, डॉलर की कम हो रही है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा अर्थात आरबीआई के द्वारा क्या किया गया कि डॉलर के साथ साथ उसने अपने गोल्ड के रिजर्व को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे गोल्ड क्या होता है, एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट होता है जो कभी भी वैल्यू गिराता नहीं है अपनी। केंद्रीय बैंकों के आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, अन्य मुद्राएं, सोना, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर जिसे कहते हैं। तो हमारा जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वो क्या करता है, एक तो डॉलर रखता है, एक आपका अन्य मुद्राएं रख लेता है, सोना रख लेता है और एसडीआर रख लेता है। लेकिन जब डॉलर की वैल्यू कम हो रही है तो आरबीआई ने क्या किया कि गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। ये पॉइंट था यहाँ पे। और यहाँ पे एसडीआर के बारे में समझते हैं। तो आईएमएफ के द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था इसे। एसडीआर न तो कोई मुद्रा है और न ही इसे लेकर आईएमएफ पर कोई दावा किया जा सकता है। ये केवल एक व्यवहार में एसडीआर के सिक्के या नोट का चलन में नहीं होते। आईएमएफ इसे केवल अपने हिसाब किताब में बही खाते में रखता है, यानी भारत के अकाउंट में कितना एसडीआर रहेगा और अमेरिका में कितना रहेगा, यूके में कितना रहेगा, ये जितने भी आईएमएफ के सदस्य देश होते हैं उन सभी के लिए एसडीआर को जारी करता है। और एसडीआर के बास्केट में वर्तमान में 5 मुद्राएं हैं। ये यूपीएससी 2018 या 17 के प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। एक तो यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबी। ये 5 मुद्राएं जो है कि एसडीआर में शामिल होती हैं। एसडीआर की कीमत का निर्धारण इन्हीं मुद्राओं को मिले वेटेज के आधार पर किया जाता है और सबसे बड़ा जो वेटेज होता है वो डॉलर का होता है। आईएमएफ के सदस्य इन मुद्राओं के एवज में एसडीआर का आदान प्रदान करते हैं। तो ये तो था आपका गोल्ड रिजर्व के बढ़ने की जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और अब हम इसी तरीके से हम आगे देखेंगे एंजल टैक्स के बारे में। अब इसी तरीके से एक एंजल टैक्स भी एक टॉपिक है जो लगातार चर्चे में रहता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस छोटी सी जानकारी है
कि वित्त मंत्रालय ने एंजल टैक्स के जो कराधान में बदलाव किया है और इसमें अब उन विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित किया गया है जिन्हें कर प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। तो अब जो विदेशी इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी एंजल टैक्स के दायरे में लाया गया है। हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो 2012 में प्रस्तुत किया गया था और इसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता था। ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट की लिस्ट में या शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती थी, उन कंपनियों के ऊपर जो है कि एंजल टैक्स लगाया जाता था। उनके द्वारा जो पूंजी जुटाई जाती थी उस पर लगाया जाता था। अब एंजल टैक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंजल मतलब होते हैं यहाँ पे देवदूत एक तरीके से। मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप है जो अभी स्टार्टअप शुरू हुआ है 2019 में फॉर एग्जांपल, और उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास आइडिया तो है, थॉट है, प्रैक्टिकलिटी प्रोसेस है, लेकिन उसके पास कोई रुपए नहीं है, मनी नहीं है, पूंजी नहीं है। तो ऐसे वो 2-3 लोगों से रिक्वेस्ट करता है और उसमें से कोई ए पर्सन जो है कि तैयार हो जाता है या बी पर्सन मान लीजिए तैयार हो गया कि ठीक है तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, तुम्हारा स्टार्टअप वर्क करेगा, मैं इसमें कुछ पैसे लगाता हूँ। मान लीजिए 10 करोड़ रुपए उसने लगाने कह दिया कि मैं 10 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके स्टार्टअप में, आपके आइडिया में, और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा भी होना चाहिए। तो ये जो स्टार्टअप का ऑनर व्यक्ति है, अब इसके पास पूंजी आ गई और पूंजी आने से इसने अपना स्टार्टअप को शुरू कर दिया। तो ये जो पूंजी आई किसी एक व्यक्ति जो एक एंजल उसके लिए हुआ, उसके लिए एक देवदूत की तरह हुआ, क्योंकि कोई इस ज़माने में कोई 1 रुपया नहीं दे रहा है और ऐसे में उसके स्टार्टअप में और इसके आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए एक व्यक्ति था जो उसके लिए तो देवदूत ही होगा, एक भगवान ही होगा कि हाँ चलो आपने मेरे आइडिया पे विश्वास किया, मेरे स्टार्टअप पे विश्वास किया और मेरे लिए पैसे इन्वेस्टमेंट किए। तो ये जो पैसे दिए गए एंजल के द्वारा या एक देवदूत के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो इस पे जो टैक्स लगेगा उसे ही हम एंजल टैक्स कहेंगे। तो यही बात थी यहाँ पे। तो ये गैर लिस्टेड जो कंपनियाँ होती हैं उस पे जो है कि लगाया गया है। और साथ ही साथ 2023 के बजट प्रस्ताव से पहले एंजल टैक्स के प्रावधान केवल निवासी निवेशकों से प्राप्त निवेश पर ही लागू होते थे। निवासी निवेश का मतलब क्या होता है? जो इंडिया में रहते हैं उनसे जो प्राप्त अगर निवेश पर ही लागू होता था। जो इंडियन थे अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, तो उससे जो धनराशि प्राप्त होगी उस पर ही लगेगा। लेकिन अब क्या कर रहा है? अनिवासी निवेशकों पर भी, यानी एनआरआई जो एनआरआईज हैं, अगर वो भी आपकी कंपनी में या स्टार्टअप में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। यही वित्त विधेयक 2023 के माध्यम से ये प्रोविज़न जोड़ दिया गया। यानी गैर लिस्टेड कंपनी में पहले जो इंडियंस थे वो अगर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो उस पर लगता था, लेकिन अब एनआरआईज भी अगर आपकी कंपनी या स्टार्टअप में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस एंजल पर भी टैक्स लगेगा, यानी उस मनी पर भी टैक्स लगेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट योजना आ रही है आपकी PLI, जो आप देखेंगे आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबंधित जो है कि PLI 2.0 शुरू कर दी गई है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना को अधिसूचित किया। भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना को शुरू किया गया। यानी जो आईटी हार्डवेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हार्डवेयर गैजेट्स हैं या जो भी सामान है, इसमें इन्वेस्टमेंट और इसमें जो है कि बना के इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है उससे हम अधिक से अधिक सेल आउट करें, निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें, उसके लिए PLI 2.0 योजना शुरू की गई है। और इससे रिलेटेड PLI 1.0 यानी पहली बार 2021 में लॉन्च की गई थी। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 1.2% थी, जो 21-22 में बढ़ के 3.75% हो गई है। कैसे हो गई? क्योंकि PLI 2.1 मतलब 1.0 जो योजना थी उसने भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वर्ल्ड लेवल पर भारत की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को जो है कि डेवलप किया, सपोर्ट किया। इस वजह से जो है कि 2.0 भी यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है। क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे ये देखते हैं। तो देखिए जो इसका उद्देश्य है PLI 2.0 का, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्रोडक्शन अधिक होगा। मूल्य श्रृंखला में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया। वहीं लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, ये सारी चीज़ें, ये सब टारगेटेड क्षेत्र रहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। वहीं इस योजना की जो अवधि है वो 6 साल है और जो बजट है वो 17,000 करोड़ रुपए का है। एक आधार वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 निर्धारित करते हुए विनिर्मित वस्तुओं की निवल वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी आपके 22-23 में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हुए उनकी बिक्री कितनी हुई उसके आधार पर आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वैश्विक स्तर पे तो आपको 4500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। हाइब्रिड कंपनी अगर आप वैश्विक या घरेलू स्तर पे तो 2250 करोड़ रुपए का सहयोग मिलेगा। और अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे कंपनी है तो आपको केवल 500 करोड़ रुपए का सहयोग दिया जाएगा। लेकिन
ये आपका क्या होगा, पीएलआई कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर के हार्डवेयर या गैजेट्स या जो भी सामान हैं इनकी क्षमता को मजबूत करना, ताकि अधिक से अधिक इनका प्रोडक्शन हो और हम बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इसलिए आया था ये। और एक दूसरी योजना विवाद से विश्वास 1.0 लॉन्च कर दी गई है, क्योंकि ये बजट 2023-24 में लागू की गई थी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा, और ये स्पेशली टारगेट की गई है एमएसएमई सेक्टर के लिए। किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए। कोविड-19 की अवधि के लिए, ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 की अवधि के लिए एमएसएमई को राहत प्रदान करते हुए विवाद से विश्वास, यानी इसमें जो पैसे को लेके या जो लोन को लेके जो विवाद बना हुआ है उसको विश्वास में कन्वर्ट करना है कि कोई बात नहीं, लोन का अमाउंट मिल जाएगा, थोड़ा कम कर लीजिए या जो भी उसकी शर्तें हैं उसको फ्लेक्सिबल कर लीजिए, ताकि जो स्टार्टअप वाले लोग हैं जो कोविड-19 में टूट गए थे, एकदम उनकी स्थिति खराब हो गई थी, आप उन एमएसएमई सेक्टर से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए और आपको विश्वास की ओर लेके जाना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, सिचुएशन ऐसी थी जिसमें दुनिया में काफ़ी हाहाकार मचा, त्रासदी हुई, बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनियां डूब गए, तो ऐसे में आपको एक विश्वास दिलाएंगे हम कि कोई बात नहीं, विवाद को कम करिए, हम सपोर्ट करेंगे और दोबारा से जो आप अपने एमएसएमई सेक्टर को शुरू करिए। तो ये इसके लिए आई थी, विवाद से विश्वास। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि विवाद से विश्वास योजना मुख्यतः किसको फोकस की गई है, तो एमएसएमई सेक्टर को की गई है। अब आगे एक और टॉपिक हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है आपका अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली। अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली ISTS शुल्क, यानी अगर हम बात करेंगे इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, इसके बारे में बात हो रही है। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि अपतटीय पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना पर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क से 25 वर्षों के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है। पारेषण मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो सुविधा दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में या एनर्जी के लिए, तो उसमें 25 वर्ष तक का जो है कि लगभग छूट दी जाएगी। और कैसे दी जाएगी इसको समझते हैं। तो मंत्रालय के प्रमुख निर्णय पर एक नज़र डालते हैं। 31 दिसंबर 2032 को, ध्यान देना, 2032 को या उससे पहले कोई भी चालू की गई अपतटीय जो पवन ऊर्जा होगी, ठीक है, आउट जो होती है, उस परियोजनाओं को ISTS शुल्क भुगतान से पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। और यह छूट परियोजना चालू होने की तारीख से 25 वर्षों के लिए रहेगी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो परियोजना 2032 से पहले शुरू हो चुकी हो। 1 जनवरी 2033 से चालू परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से ISTS शुल्क देना होगा, लेकिन अगर 2032 से पहले कोई भी अपतटीय पवन ऊर्जा की परियोजना अगर शुरू की जा रही है तो उसमें पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी पंप, बैटरी स्टोरेज सिस्टम या इनकी किसी भी हाइब्रिड प्रणाली का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया उत्पादन करने वाली यूनिट्स को ISTS भुगतान से पूरी छूट रहेगी। उसके लिए क्या करना होगा, 31 दिसंबर 2030, यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे 31 दिसंबर 2030 है और अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए 31 दिसंबर 2032 है। तो यहाँ पर आप देखें नवीकरणीय ऊर्जा पंप या बैटरी स्टोरेज की जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की जो उत्पादन करने वाली प्रोडक्शन यूनिट्स होगी, वो अगर 2030 या उससे पहले शुरू की गई है तो इस छूट के लिए वो भी पात्र होंगी। और 31 दिसंबर 2030 के बाद की परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से जो है कि ISTS जो है कि शुल्क देना पड़ेगा, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो है कि शुल्क रहेगा। और इसके माफ़ होने का क्या महत्व रहेगा, ये जो आपको छूट दी जा रही है सरकार के द्वारा 25 वर्ष के लिए, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहली चीज़, अपतटीय पवन ऊर्जा पहलों के व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। यानी अगर कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी सेक्टर अपतटीय ऊर्जा को इस्टेब्लिश कर रही है तो 2032 से पहले अगर इस्टेब्लिश करेगी तो कहीं ना कहीं उसे अगले 25 साल तक पूरी छूट मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं का विस्तार बढ़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने भी 2030 या उससे पहले अगर इस स्टार्टअप को शुरू कर दिया तो इन्हें भी अगले 25 वर्ष तक छूट मिलेगी। ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन भी मिलेगा। और अपतटीय पवन ऊर्जा प्रणालियाँ जल निकायों में निर्मित पवन चक्कियाँ हैं, और ये पवन चक्कियाँ आमतौर पर महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थापित की जाती हैं। इन्हें पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि अपतटीय पवन ऊर्जा प्रणालियों से भी क्या करेंगे कि महासागर के जो तट के किनारे क्षेत्र होते हैं, महाद्वीपीय क्षेत्र, वहाँ से हम पवन ऊर्जा से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जल से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। जो हम जल से उत्पादित हाइड्रोजन करते हैं, क्योंकि जल में क्या होता है, H2O होता है, जब इसे हम तोड़ते हैं तो जो H2O निकलता है, H2 हाइड्रोजन, इससे हम ग्रीन हाइड्रोजन इसीलिए कहते हैं। और ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन का बाई प्रोडक्ट है। ध्यान देने वाली बात है कि जो हाइड्रोजन एनर्जी होती है उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वही ग्रीन अमोनिया होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ISTC जो TS है ये कैसे शुल्क दे रहे हैं, 25 साल तक जो है कि छूट देंगे, इस पे भी जो है कि सरकार ने एक डिसीजन ले लिया है।
अब एक और योजना है आपकी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। क्या है योजना का नाम? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। भारतीय रेलवे द्वारा OSOP योजना शुरू की गई, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के विजन को बढ़ावा देना और वंचित वर्ग के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करना भी इसका उद्देश्य है। ये वही वंचित वर्ग हैं जो अपने लोकल लेवल पर अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अपने रेलवे स्टेशंस पे अपने जो क्षेत्रीय प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी विशेषता है, उनको मैन्युफैक्चर्ड करके, उनको हाथ से बना के या जिस भी तरीके से बना के रेलवे स्टेशन पे उसे सेल आउट करेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब रेलवे स्टेशनों पर देशज या स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने, बेहतर विजिबिलिटी के लिए OSOP आउटलेट्स आवंटित किए जाएंगे, मतलब स्टोर भी दिए जाएंगे। जगह जगह स्टोर दे दिया जाएगा कि आप अपने रीजनल लेवल के जो भी स्टॉल्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके उत्पादों को शो ऑफ कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी पब्लिक आएगी रेलवे स्टेशन पे, वो वहाँ से आपको परचेस कर लेगी, तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी। और राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ने एकरूपता के लिए OSOP स्टॉल्स को डिज़ाइन किया है। स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ, स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किया गया हथकरघा आदि, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। तो ये वोकल फॉर लोकल के लिए जो है कि योजना शुरू की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा, रेल मंत्रालय ने। और आगे हम देखते हैं हरित सागर के बारे में समझते हैं इसको हम। तो क्या है ये हरित सागर, जो कि हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 जारी किया गया है। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने हरित सागर नाम से एक हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 जारी किए। तो हरित सागर नाम से एक जो पोर्ट के लिए जो गाइडलाइंस होती है उसे जारी किया गया है, क्योंकि प्रकृति के साथ कार्य करने की अवधारणा को अपनाने और पत्तन इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की बात भी इसमें कही गई है। तो क्या कहा गया इसमें कि प्रकृति के साथ अगर हम अपना काम करेंगे तो अपने अवधारणा को अपनाने के लिए, मतलब एक तो हम पत्तन का इकोसिस्टम अच्छा रखेंगे और जैविक घटकों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव, उसको भी कम करेंगे। और यहाँ पर पत्तन के संचालन, पत्तन का मतलब होता है दोस्तों पोर्ट, जहाँ से सामान वगैरह आता है जाता है। मुंबई पोर्ट हो गया, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, विशाखापत्तनम हो गया बंदरगाह, तो उसकी बात हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पत्तन के संचालन में अब स्वच्छ व हरित ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो आपका क्रूड ऑयल या जो जैविक मतलब कहते हैं ना उसे कि जो खनिज तेल होते हैं, इनका प्रयोग कम करके हम स्वच्छ और हरित ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। अब जैसे अगर आप देखेंगे मुख्य बिंदु, पत्तनों को अपने संचालन के लिए विद्युत की जरूरतों का 2030 तक 60% और 2047 तक 90% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाएगा। अभी किससे पूरा हो रहा है? तो कोयला आधारित ऊर्जा या पेट्रोल या डीजल आधारित ऊर्जा, जो कि एक जीवाश्मिक ईंधन है और जो पर्यावरणीय क्षति पहुंचाते हैं, और ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसीलिए इनको सेव करना है, इनको बचाना है। इसके स्थान पे हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हुए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे, जिससे इन पोर्ट्स को संचालित किया जाएगा। 2030 तक पत्तनों के आसपास कम से कम एक LNG बकरिंग स्टेशन अवश्य होगा। बकरिंग क्या होता है? तो ईंधन के पुनर्भंडारण को बकरिंग कहा जाता है। ईंधन के पुनर्भंडारण को, यानी जो ईंधन यूज़ हो रहा है उसका पुनः भंडारण किया जा सके, उसको बकरिंग कहा जाता है। तो एक न एक LNG लगेगा, जो लिक्विड नेचुरल गैस होती है। 2025 तक पत्तन के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे। तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव मानकों को अपनाने का भी प्रावधान होगा और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के पत्तनों से संबंधित पहलुओं का भी उल्लेख किया गया इसमें। तो ये वाली चीज़ें हैं। और इसका महत्व क्या होगा? तो महत्व पहला मिलेगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा, जो भारत ने 2070 तक टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो एमिशन को टारगेट को पूरा करेंगे। तो ये इसमें हरित सागर जो कॉन्सेप्ट है ये आपका हेल्प करेगा। इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर, जो पत्तन का इकोसिस्टम है उसके जैविक घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी हम कम कर सकेंगे, और ये SDG को प्राप्त करने में भी सहायक होंगे, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होंगे। और साथ ही साथ सभी पत्तनों पर पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन से सभी पत्तनों पर पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसी के संदर्भ में हम आगे एक देखते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है कि क्या कहता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 को जारी किया है, और इनके अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण ने केवल 22 घंटे का टर्न अराउंड टाइम दर्ज किया है। भारत सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हो गया। इसके कारण टैट क्या होता है? तो किसी जलपोत का जो टैट होता है, यानी कि टर्न अराउंड टाइम,
उसके द्वारा बंदरगाह के एंकरेज यानी कि लंगरगाह पर रिपोर्ट करने से लेकर बर्थ से बाहर निकलने तक की अवधि को बताता है। यानी एक बार कोई जहाज आके यहाँ पे रिपोर्टिंग देता है कि हाँ हमारा सारा सामान आ गया है, उसको जल्दी जल्दी उतारिए और सारा काम करिए, फिर उसको एक नए सामान को लाद के दोबारा अपने बर्थ से बाहर कर दिया जाता है कि आप जाइए अब इसको दोबारा ड्रॉप करके आइए। तो आप जैसे समझ रहे हैं कि रेलगाड़ी जाती है एक जगह, एक स्टेशन पर खड़ी होती है, फिर वहाँ से रिटर्न होकर आती है, तो उसके बीच में जो समय लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग समय होता है। तो 22 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा टर्न अराउंड टाइम को कंप्लीट किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। और जेएनपी जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो नवी मुंबई में स्थित है। और आगे देखेंगे 2022 में जेएनपी 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। और ये लास्ट ईयर हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। इसके सभी बर्थ जो हैं वो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पे आधारित हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पर ही ये आधारित है। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्लास। कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपका अगर विचार बने तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।